कई असफलताओं के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को योगी के पास ले जाने की कोशिश में अपनी पीठ कर लादा और चल पड़े। रास्ता काटने के लिए बेताल ने फिर से राजा को एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है, यशकेतु नाम के राजा पुण्यपुर नामक राज्य में राज करते थे। उनका सत्यमनी नाम का एक दीवान था। सत्यमनी बड़ा ही समझदार और चतुर मंत्री था। वह राजा का सारा राजपाट संभालता था और विलासी राजा मंत्री पर सारा भार डालकर भोग में पड़ा रहता। राजा के भोग विलासिता में होते अधिक खर्च की वजह से राजकोष का धन कम होने लगा। प्रजा भी राजा से नाराज रहने लगी। जब मंत्री को इस बारे में पता चला कि सब राजा की निंदा कर रहे हैं तो उसे बहुत दुरहक हुआ। फिर जब उसने देखा कि राजा के साथ उसकी भी निंदा हो रही है तो उसे बहुत बुरा लगा। सत्यमनी ने अपने आप को शांत करने के लिए तीर्थयात्रा पर जाने के बारे में सोचा। इस बारे में उसने राजा से बात की और आज्ञा लेकर वह तीर्थयात्रा पर निकल गया। सत्यमनी चलते चलते एक समुद्री तट पर पहुंच गया। पूरा दिन बीत गया और रात हो चुकी थी। उसने सोचा कि आज रात यहीं रुककर आराम कर लेता हूं। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि समुद्र से एक जगमगाता वृक्ष निकल रहा है। उस पर तरह तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उस वृक्ष पर वीणा बजाती एक सुंदर सी कन्या बैठी थी। इस नजारे को देख सत्यमनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देखते ही देखते अचानक वह पेड़ और उस पर बैठी कन्या गायब हो गई। इस सब के बाद वह हक्का बक्का रह गया और उल्टे पैर अपने नगर की ओर दौड़ पड़ा। जब वह राज्य पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी अनुपस्थिति की वजह से राजा के सारे लोग छूट गए हैं। उसने राजा को पूरा किस्सा सुनाया। दीवान की यह बात सुनकर राजा के मन में उस कन्या को पाने की लालसा पैदा हो गई। उसने सारा राज्य दीवान के भरोसे छोड़ दिया और खुद साधु का भेष बनाकर उस समुद्री तट पर जा पहुंचा। जब रात हुई तो राजा को भी वह हीरे मोती से जड़ा वृक्ष दिखा। वह कन्या अब भी उस वृक्ष पर बैठी हुई थी। राजा तैरता हुआ उस कन्या के पास जा पहुंचा और उसे अपना परिचय दिया। फिर उसने कन्या से उसके बारे में पूछा। कन्या ने कहा, मेरा नाम मृगांकवती है और मैं राजा गंधर्व विद्याधर की पुत्री हूँ। फिर राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और कन्या ने कहा, आप जैसे महान राजा की रानी बनकर मेरा जीवन सफल हो जाएगा राजन, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एक राक्षस के पास जाती हूँ जो मुझे निगल लेता है। आपको उस राक्षस को खत्म करना होगा। राजा यशकेतु ने तुरंत यह शर्त मान ली। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी आई तो मृगांकवती रात को बाहर निकली। उसके साथ राजा भी गया और छिपकर उस राक्षस का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद राक्षस वहां आया और कन्या को निगल गया। यह देखकर राजा ने राक्षस पर हमला किया और अपनी तलवार से उसका पेट चीरकर मृगांकवती को जीवित बाहर निकाल लिया। इसके बाद राजा ने उससे पूछा कि यह सब क्या है। इस पर मृगांकवती ने उत्तर दिया कि मैं हर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन यहाँ शिव पूजा करने आती हूँ और जब तक मैं घर नहीं लौटती मेरे पिता मेरे बिना कभी भोजन करते। एक बार मुझे घर पहुँचने में देर हो गई और पिताजी को अधिक देर तक भूखा रहना पड़ा। जब मैं घर लौटी तो वह बहुत गुस्सा थे और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मैं चतुर्दशी के दिन पूजा करने जाएंगी तो एक राक्षस मुझे निगल लेगा। फिर मैं उसका पेट चीरकर बाहर निकल आया करूंगी। जब मैंने उनसे श्राप से मुक्त करने की विनती की
तो उन्होंने कहा कि जब पुण्यपुर के राजा मुझसे विवाह करने के लिए उस राक्षस का वध करेंगे तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। कन्या के श्राप मुक्त होने के बाद राजा उसे अपने साथ अपने राज्य ले आए और धूमधाम से उसके साथ शादी की। इसके बाद राजा ने दीवान को सारी कहानी सुनाई और यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु हो गई। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, अब तुम यह बताओ कि यह सब सुनकर दीवान की मृत्यु क्यों हुई थी? विक्रम ने कहा, दीवान की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के लोभ में पड़ गया और उसके भोगविलास के कारण राज्य की दशा फिर से खराब हो जाएगी। उस कन्या के बारे में राजा को न बताना ही बेहतर था। राजा विक्रम ने जैसे ही उत्तर दिया, बेताल फिर से पेड़ की ओर उड़ चला और जाकर उस पर उल्टा लटक गया। वहीं राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को पकड़ने उसके पीछे दौड़ पड़े। कहानी से सीख, किसी भी व्यक्ति को भोग विलास में इतना नहीं डूबना चाहिए कि उसका सब कुछ खत्म हो जाए। अपनी स्थिति और जरूरत के हिसाब से ही चीजों को करना अच्छा होता है। कई बार बेताल को अपने साथ ले जाने की असफल कोशिश के बावजूद राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी थी। इसलिए राजा विक्रमादित्य फिर से पेड़ के पास पहुंचे और बेताल को अपनी पीठ पर लटका कर ले जाने लगे। अपनी शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से राजा विक्रम को एक कहानी सुनाना शुरू की। इस बार की कहानी है, असली वर कौन। सदियों पुरानी बात है, उज्जैन नगरी में महाबल नाम का एक राजा राज किया करता है। राजा बहुत पराक्रमी और दयालु था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था महादेवी था। महादेवी बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा महाबल ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। एक एक करके कई राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लिए राजा के पास आए, लेकिन राजा को कोई पसंद नहीं आया। राजकुमारी से विवाह करने के लिए राजा ने एक ही शर्त रखी थी कि उसकी बेटी का होने वाला पति हर चीज में निपुण हो। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन राजा को कोई अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। एक दिन की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे थे कि तभी वहां एक राजकुमार आया और उसने कहा, मैं राजकुमारी महादेवी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, हे राजकुमार, मैं अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति से करूँगा जिसमें सभी गुण हो। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, मेरे पास ऐसा रथ है जिसमें बैठकर क्षण भर में कहीं भी पहुँच सकते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन रुको, मैं राजकुमारी से पूछकर तुम्हें जवाब दूंगा। कुछ दिनों बाद एक और राजकुमार वहां पहुंचा। उसने राजा ने कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूं और भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों देख सकता हूं। मैं चाहता हूं कि राजकुमारी का विवाह मुझसे हो। राजा ने उसे भी इंतजार करने को कहा। कुछ दिनों के बाद राजा महाबल के पास एक और राजकुमार उनकी बेटी का हाथ मांगने आया। राजा ने उससे पूछा कि तुम में ऐसा क्या गुण है जो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूं। राजकुमार ने कहा, राजन, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं। मेरे जैसा धनुर्धारी दूर दूर तक कोई नहीं है। राजा ने उससे कहा, बहुत खूब। राजकुमार, आप कुछ दिन प्रतीक्षा करें, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। अब राजा असमंजस में पड़ गया कि तीनों ही राजकुमार गुणवान हैं, लेकिन वह तीनों से तो राजकुमारी की शादी कर नहीं सकता। तो अब सवाल यह था कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक भयानक राक्षस राजकुमारी महादेवी पर नजर लगाए बैठा था और एक दिन मौका मिलते ही वह राजकुमारी को उठाकर ले गया। यह खबर जैसे ही महल में फैली तो राजा, रानी और तीनों राजकुमार एक जगह इकट्ठा हो गए।
त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताया कि वह राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर ले गया है। इस पर पहले राजकुमार ने कहा, मैं अपना रथ लेकर आता हूं। हम सब उस पर बैठकर विंध्याचल चल सकते हैं। तीसरे राजकुमार ने अपना तीरकमान निकाला और कहा, मैं उस राक्षस को मार गिराऊंगा। इसके बाद तीनों राजकुमार रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़े। उन्हें जैसे ही वह राक्षस दिखा तो धनुर्धारी राजकुमार ने कुशलता से उसका वध कर दिया और वो राकुमारी को बचाकर फिर से महल ले आए। इस कहानी को सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से कहा, राजन, राजकुमारी को बचाने में तीनों राजकुमारों का योगदान था। तो अब तुम मुझे बताओ कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। राजन, मैंने सुना है कि तू हमेशा न्याय करता है। जल्दी उत्तर दे, वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से होना चाहिए, क्योंकि उसने राक्षस से लड़ाई करके राजकुमारी को बचाया और बाकी दोनों राजकुमारों ने केवल उसकी मदद की। बस फिर क्या था। जैसे ही राजा बोला, बेताल उसकी पीठ से उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका। कहानी से सीख, मुश्किल समय में साहस ही काम आता है, इसलिए मुसीबत को देखकर घबराएं नहीं, हमेशा साहस दिखाएं। बेताल के उड़ने के बाद दोबारा विक्रमादित्य शिंशपा वृक्ष की ओर दौड़े और पेड़ पर उल्टे लटके बेताल को कंधे पर लादकर चल पड़े। इसी बीच एक बार फिर बेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनाते हुए कहा, बहुत समय पहले एक भोगवती नाम की नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में राज रूपसेन का राज हुआ करता था। राजा को शादी करने का बड़ा मन था। एक दिन राजा ने अपने चिंतामणि नाम के तोते से पूछा, बताओ मेरी शादी किसके साथ होगी। तोते ने कहा, मगध की राजकुमारी चंद्रवाती से। राजा ने तोते की बात सुनने के बाद एक ज्योतिषी को बुलाकर यही सवाल पूछा। ज्योतिषी ने भी राजा को वही उत्तर दिया जो तोते ने दिया था। मगध की राजकुमारी को भी अपने होने वाले वर के बारे में जानने का बड़ा मन था। राजकुमारी ने अपनी मैना मंजरी से पूछा, अरे यह बताओ मेरा विवाह किसके साथ होगा। मैना ने भी राजकुमारी को राजा रूपसेन से शादी होने की बात बताई। इतना सुनने के बाद दोनों नगर की तरफ से शादी का न्योता एक दूसरे को भेजा गया, जो स्वीकार हो गया। इस तरह राजा रूपसेन और राजकुमारी की शादी हो गई। शादी होने के बाद रानी अपने साथ मैना को भी लेकर आई। राजा ने अपने तोते से मंजरी मैना की शादी करवा दी और दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया। एक दिन किसी बात को लेकर मैना और तोते के बीच में बहुत बहस होने लगी। मैना गुस्से में कहने लगी, पुरुष पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। फिर गुस्साए तोते ने कहा, स्त्री लालची, झूठी और हत्यारी होती हैं। दोनों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया कि यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों से पूछा, क्या हुआ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। मैना ने झट से कह दिया कि महाराज, आदमी बहुत बुरे होते हैं, और फिर सीधे कहानी सुनाने लग गई। सालों पहले इलाहापुर नगरी में महाधन नाम का सेठ रहता था। उस सेठ के घर शादी के कई सालों बाद एक लड़का पैदा हुआ। महाधन सेठ ने उसका बड़े ही अच्छे से पालन पोषण किया। अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी सेठ का बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। जुए की लत में वो सारा पैसा जुआ खेलते हुए हार गया। इसी बीच सेठ की मौत हो गई। जुए की लत की वजह से न तो लड़के के पास पैसे बचे और न पैसा कमाने वाला बाप, तो लड़का अपना नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगर पहुंच गया। नए नगर पहुंचकर लड़के की मुलाकात कर्ज देने वाले साहूकार हेमगुप्त से हुई। लड़के ने अपने पिता के बारे में साहूकार को बताया और एक झूठी कहानी उसको सुनाने लगा। उसने कहा कि वो जहाज लेकर बहुत बड़ा सौदा करके लौट रहा था।
उसी समय समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया और वो बच-बचाकर यहाँ पहुंचा है। इतना सुनते ही साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। इसी बीच हेमगुप्त साहूकार को ख्याल आया कि सेठ का यह लड़का मेरी बेटी के लिए अच्छा वर साबित हो सकता है। तुरंत साहूकार ने अपनी बेटी की शादी सेठ के बेटे से करवा दी। शादी के कुछ दिन तक अपने दामाद का काफी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों के साथ साहूकार ने एक दासी को भी भेजा। रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, सारे गहने मुझे दे दो, यहाँ कई लुटेरे हैं। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। जेवर मिलते ही उसने दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में धक्का दे दिया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक राहगीर ने महिला को कुएं से निकाला। कुएं से निकलते ही वो अपने पिता के पास चली गई। उसने अपने साहूकार पिता को सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा, कुछ लुटेरे ने उन्हें लूट लिया और दासी को मार दिया। साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति जिंदा होगा और वो कभी न भी जरूर लौटकर आ जाएगा। उधर लड़का अपने नगर पहुंचकर दोबारा सारे पैसे और जेवरात जुए में हार जाता है। पैसे खत्म होने के बाद उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। इससे परेशान लड़का दोबारा साहूकार के पास जाता है। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात पत्नी से होती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और बताती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने अपने पिता को नहीं बताया है। वो उस झूठी कहानी के बारे में अपने पति को बताती है। जैसे ही साहूकार अपने दामाद को घर में देखा तो उसने उसका स्वागत किया। कुछ दिन साहूकार के घर में रहने के बाद एक रात को मौका देखकर सेठ का बेटा अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे जेवरात लेकर फरार हो जाता है। यह कहानी बताने के बाद मैना कहती है, महाराज, ये सब होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यही वजह है मैं आदमियों को पापी कहती हूँ। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा तोते से कहता है, अब तुम बताओ स्त्रियों को बुरा क्यों कह रहे थे। यह सुनते ही तोता भी कहानी सुनाने लग जाता है। वो बताता है कि एक समय वो कंचनपुर में सागरदत्त नाम सेठ के यहाँ रहता था। उसके बेटे का नाम श्रीदत्त था, जिसकी शादी पास के ही नगर श्रीविजयपुर के सेठ सोमदत्त की बेटी से हुई थी। शादी के बाद व्यापार करने के लिए लड़का परदेश चला गया। उसकी पत्नी जयश्री उसका इंतजार बेताबी से करती थी, लेकिन 12 साल गुजर गए, लेकिन वो परदेश से लौटकर नहीं आया। अपने पति का इंतजार करते हुए एक दिन महिला अपनी छत से एक पुरुष को आते हुए देखती है। वो उसे बेहद पसंद आता है। वो उसे अपनी सहेली के घर बुलाती है। वो उससे बात करती है और उससे रोज अपनी सहेली के घर मिलने को कहती है। अब श्रीदत्त की पत्नी जयश्री उस युवक से रोज मिलने लगी। ऐसा होते होते कुछ महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन जयश्री का पति श्रीदत्त परदेश से लौट आता है। महिला अपने पति को देखकर परेशान हो जाती है। थकाहारा श्रीदत्त आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते ही एकदम सो जाता है। मौका देखते ही उसकी पत्नी उस युवक से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर चली जाती है। रात को उसे बाहर जाते हुए देख एक चोर उसका पीछा करता है। वो देखता है कि वो किसी घर में चली गई। अफसोस, वो युवक सांप के काटने की वजह से मर जाता है। जैसे ही जयश्री उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो सो रहा है। वो उसके करीब जाती है। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर बैठा भूत मरे हुए युवक के शरीर में घुसता है
और महिला की नाक काटकर वापस पेड़ पर बैठ जाता है। रोते हुए वो अपनी सहेली के पास पहुंची और उसे पूरी कहानी बताई। सब कुछ सुनकर उसकी सहेली जयश्री को सलाह देती है कि चुपचाप घर चली जाओ और जोर जोर से रोने लग जाना। जैसे ही कोई नाक के बारे में पूछे तो कह देना कि तुम्हारे पति ने काट दी है। वो ऐसा ही करती है। लड़की का पिता श्रीदत्त की शिकायत करता है। इसके बाद सभा में सभी पेश होते हैं। जैसे ही राजा लड़की की कटी हुई नाक देखता है तो गुस्से में उसके पति को सूली से लटकाने का फैसला सुना देता है। उस सभा में वो चोर भी मौजूद होता है जिसने श्रीदत्त की पत्नी को रात में घर से बाहर जाते और अन्य चीजों को देखा था। राजा द्वारा सुनाई गई सजा को सुनते ही चोर बहुत दुखी होता है। वो किसी तरह से हिम्मत करके राजा को सारी कहानी बताता है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो चोर कहता है, आप वहां चलकर देख लीजिए, भूत भी वहीं है और युवक की लाश भी। जब जांच की जाती है तो बात सच निकलती है। यह बताकर तोता कहता है, राजन, महिलाएं इतनी दुष्ट होती हैं। इतना कहकर बेताल राजा विक्रमादित्य से कहता है, बताओ महिला और पुरुष में से ज्यादा पापी कौन? राजा कुछ देर सोचकर बताते हैं, महिला ज्यादा पापी है। बेताल कहता है, कैसे? राजा ने जवाब में कहा, विवाहित होने के बावजूद महिला की परपुरुष पर नजर थी और उसने अपने पति को धोखा दिया। कहानी से सीख, इंसान को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। बहुत समय पहले की बात है, जब समुद्र किनारे बसे एक नगर ताम्रलिप्ति पर राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा से मिलने के लिए हजारों लोग उत्सुक रहते थे। उन्हीं में से एक था नवयुवक सत्वशील। सत्वशील को काम की तलाश थी, इसलिए वो हर दिन राजा चंद्रसेन से मिलने के लिए उनके राजमहल पहुंच जाता। अफसोस, उसे हर बार दरबारी भगा देते थे। ऐसा होते होते बहुत समय गुजर गया, लेकिन लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। वो राजमहल के साथ ही हर उस जगह पहुंच जाता जहां राजा की सवारी जाती थी। एक दिन राजा भ्रमण कर अपने सैनिकों के साथ महल की ओर लौट रहे थे। कड़ी धूप होने के कारण राजा को काफी तेज प्यास लगी। सैनिक इधर उधर पानी ढूंढने लगते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता है। तभी राजा अपने मार्ग पर खड़े सत्वशील को देखते हैं। नवयुवक को देख राजा पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास पानी है? सत्वशील तुरंत राजा को पानी पिलाता है और साथ ही मीठे फल भी खिलाता है। राजा उससे काफी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ भेंट देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भूपति चंद्रसेन के सवाल पूछते ही झट से सत्वशील कहता है कि महाराज, मैं लंबे समय से काम की तलाश कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कुछ काम दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। इतना सुनते ही राजा तुरंत उसे अपने दरबार में नौकरी दे देते हैं और कहते हैं कि उसके द्वारा पिलाए गए पानी का उपकार वो जीवन भर याद रखेंगे। वक्त बीतता गया और अपनी प्रतिभा की वजह से नवयुवक राजा का बहुत करीबी बन गया। एक दिन भूपति चंद्रसेन सत्वशील से कहते हैं, हमारे नगर ताम्रलिप्ति में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। इतना सुनते ही नवयुवक कहता है, आप हुक्म कीजिए महाराज। राजा कहते हैं, हमारे पास एक टापू है जो काफी हरा भरा है। अगर वहां कुछ खोज की जाए तो काम के कुछ अवसर मिल सकते हैं। इतना सुनते ही सत्वशील जी महाराज कहकर टापू के लिए रवाना हो गया। समुद्र के रास्ते टापू के पास पहुंचते ही सत्वशील को पानी में तैरता हुआ एक झंडा नजर आता है। झंडे को देखते ही वो हिम्मत जुटाकर पानी में कूदता है। पानी में कूदते ही नवयुवक सत्वशील टापू की राजकुमारी के पास पहुंच जाता है,
जहां वो अपनी सहेलियों और सेविकाओं के साथ गाना गा रही होती हैं। राजकुमारी को नवयुवक अपना परिचय देता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद राजकुमारी सत्वशील को भोजन का निमंत्रण देती हैं और खाना खाने से पहले पास के ही एक तालाब में स्नान करने का आग्रह करती हैं। जैसे ही सत्वशील तालाब में नहाने के लिए उतरता है, वो ताम्रलिप्ति महल की सभा में पहुंच जाता है। एकदम सभा में सत्वशील को देख राजा चंद्रसेन चकित हो जाते हैं। वह उससे पूछते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे? सत्वशील राजा को पूरी घटना के बारे में बताता है। सारी बातें जानने के बाद राजा भी उस टापू में जाने का फैसला लेते हैं। वहां पहुंचकर भूपति चंद्रसेन उस टापू पर जीत हासिल कर लेते हैं। ऐसा होते ही राजा चंद्रसेन को राजकुमारी उस टापू का राजा घोषित कर देती है। राजा टापू को जीतने की खुशी में वहां की पूर्व राजकुमारी और सत्वशील की शादी करवा देते हैं। इस तरह राजा चंद्रसेन सत्वशील के पानी के उपकार को चुकाते हैं। इतनी कहानी बताकर बेताल चुप हो जाता है और विक्रम से पूछता है कि राजा चंद्रसेन और सत्वशील दोनों में से सबसे बलवान कौन था। सवाल सुनते ही विक्रम बोल पड़ता है, सत्वशील ज्यादा शक्तिशाली था। बेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रम बताता है कि सत्वशील बिना कुछ सोचे समझे ही टापू के पास झंडा देखकर पानी में कूद जाता है। वहां कूदने पर उसे किसी भी तरह का खतरा हो सकता था, जबकि राजा को पता था कि वहां पानी में कोई खतरा नहीं है। सवाल का जवाब मिलते ही बेताल राजा विक्रम के कंधे से उड़कर वापस घने जंगल में किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कहानी से सीख, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और कर्म लगातार करते रहना चाहिए।